उन्हीं से संबंधित है। तो इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से 3-4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न आपके कवर होते चलेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो बेगूसराय में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है तो किस जिला में है, तो याद रखिएगा बेगूसराय में पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको 1964 में जो है स्थापित किया गया था। 1964 में इसको स्थापित किया गया था सोवियत संघ, वर्तमान रूस के सहयोग से। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 1965 में 1965 में जो है बिहार में स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। बरौनी रिफाइनरी कहाँ पर है, किस जिला में है, तो बेगूसराय में है, याद रखिएगा। स्थापना 1964 में हुई थी और राष्ट्र को समर्पित किया गया था 1965 में। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। सारे के सारे जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। कल ही 11 अगस्त के दिन ये प्रश्न पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था। और देखिए, जो लोग कल 11 अगस्त वाला जो मैंने एनालिसिस कराया हुआ है, लगभग 150 क्वेश्चन है सभी जिलों का, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो आप सभी को पता है सोना जो पाया जाता है फ्रेंड्स, ये जमुई में पाया जाता है। कहाँ पर, जमुई में पाया जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए सारे के सारे बीपीएससी के प्रश्न है। देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ये कहाँ पर किया गया है, गंडक नदी पर किया गया है। कहाँ पर किया गया है, गंडक नदी पर। अच्छा, कल प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि ये जो जलमार्ग 94 है, ठीक है ना, जलमार्ग यहाँ मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 94 है, 94 है, ये किस नदी पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, तो ये जो 94 है ये सोन नदी पर है। किस नदी पर है, सोन नदी पर है। कल ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 किस नदी पर है, बिहार से संबंधित मैं आपको करा दे रहा हूँ, तो ये गंडक नदी पर है, ये गंडक नदी पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 58 किस नदी पर है, तो ये कोसी नदी पर है, ये कोसी नदी पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 37 याद रखिएगा गंडक पर है और 58 कोसी नदी पर है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और जलमार्ग संख्या 29 जो है ये दामोदर नदी पर है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है गंडक नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो देखिए, कोसी मैदान की माध्य औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो है ये लगभग कितना है, तो लगभग 30 मीटर है। ठीक है ना, लगभग 30 मीटर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कौन सा ये पशु मेला है, बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये सोनपुर में। सोनपुर का जो पशु मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर जो है, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है, बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा।
तो देखिए दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है इसको आहर पाइन कहा जाता है। इसको आहर पाइन कहा जाता है, ये आहर पाइन कहलाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन के हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं नहरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही, और मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। पहले देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण, किसके, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जलवायु किस क्षेत्र में आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है उत्तरी बिहार का। और अगर आपसे कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार का पूछेगा तो आप बताइएगा AW के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CWG वाला बड़ा पूछा जाता है। उत्तर बिहार की जलवायु को किसमें जो है वर्गीकृत किया गया है, तो CWG के अंतर्गत, और दक्षिण बिहार का AW के अंतर्गत। किसके वर्गीकरण के अनुसार, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो फ्रेंड्स ये पूर्वी बिहार की जलवायु C2 है। C2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, C2 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए कोसी नदी जो है यह बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में, कहाँ पर, कुर्सेला में जो है ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से, नदी प्रणाली आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये नदी प्रणाली जिससे अपवाहित है तो ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गंगा नदी जो है बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, और यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताइए। ये बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, बिहार में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी जो हैं ये मिट्टियों के प्रकार हैं। ठीक है ना, मिट्टी के ये प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार की ये सभी मिट्टी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कहलगांव, कांटी, चलिए देखिए कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग आंसर कमेंट करिए, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहलगांव में क्या है, आपको भी पता है कि कहलगांव में क्या है। तो कहलगांव में जो है फ्रेंड्स ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। ठीक है ना, ताप विद्युत शक्ति केंद्र है और कहलगांव पड़ता है भागलपुर में। कांटी मुजफ्फरपुर में पड़ता है, कांटी थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर। ठीक है ना, बाढ़ पटना में पड़ता है। ठीक है, और नवीन नगर जो है ये औरंगाबाद में पड़ता है। तो ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार में कानून के द्वारा, ठीक है ना, कानून के द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड को जो है सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1955 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। 2 बार बिहार का राज्यपाल, बताइए। 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अखलाक उर रहमान किदवई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको दिख रहा है ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं।
ठीक है ना फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। अच्छा फ्रेंड्स, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो 1968 में पहली बार। और अब तक कितने बार लग चुका है, तो 8 बार लग चुका है। पहली बार 1968 में लागू हुआ था और आखिरी बार 2005 में लागू हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे उस समय मुख्यमंत्री। और राज्यपाल उस समय कौन थे, तो राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जब बिहार में राष्ट्रपति लगाया गया था 1968 में, उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अच्छा, आखिरी बार लगाया गया था 2005 में, उस समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और राज्यपाल बूटा सिंह थे, और राज्यपाल बूटा सिंह थे, ठीक है ना। 8 बार लगाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो फ्रेंड्स ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, महामाया प्रसाद सिन्हा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। अच्छा, ब्रह्मयोनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंदार हिल आपसे पूछा जा चुका है। मंदार हिल यानी कि मंदार पर्वत आपसे कल ही पूछा गया था, तो मंदार पर्वत बांका में है, ठीक है ना, कल पूछा गया था। अच्छा, ब्रह्मयोनी हिल पूछा गया है, तो देखिए ब्रह्मयोनी, रामशिला, यहां मैं लिखने का प्रयास करता हूं, रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, उसके बाद देखिए डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी, ठीक है ना। यहां पर देखिए ब्रह्मयोनी हिल्स, रामशिला हिल्स, प्रेतशिला हिल्स, भूतशिला हिल्स और डुंगेश्वरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी गया में हैं। ये सभी कहां पर हैं, गया में हैं, ठीक है। अच्छा, एक गिद्धेश्वर पर्वत है, एक क्या है, गिद्धेश्वर हिल या गिद्धेश्वर पर्वत, याद रखिएगा। ये कहां पर है, तो फ्रेंड्स ये जमुई में है, जमुई में है। बांका का पूछा जा चुका है मंदार, तो हो सकता है ये गिद्धेश्वर पूछा जाए, जमुई में है। अच्छा, चकाई पहाड़ी भी जमुई में है। चकाई पहाड़ी भी कहां पर है, चकाई पहाड़ी ये भी जमुई में है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डुंगेश्वरी बताया था, गया में है, रामशिला गया में है, प्रेतशिला गया में है, भूतशिला गया में है, गिद्धेश्वर जमुई में है, चकाई जमुई में है। अच्छा, ये डुंगेश्वरी तो गया में है। एक है मुंडेश्वरी, एक है मुंडेश्वरी। मुंडेश्वरी कहाँ पर है, मुंडेश्वरी हिल, मुंडेश्वरी पर्वत, तो ये कैमूर में है। डुंगेश्वरी गया में है और मुंडेश्वरी कैमूर में है। याद रहेगा ना आपको। देखिए 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देखिए बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पिडमंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। पिडमेंट दलदल मिट्टी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। और तराई मिट्टी एक है, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है, तराई मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में जो लगे हुए जो जिले, वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अभी मैंने आपको बताया था कोसी जो है ये कुर्सेला में मिलती है, कोसी कुर्सेला में मिलती है, और फतुहा के पास गंगा में मिलती है ये नदी पुनपुन नदी है। कौन सी नदी है, तो ये पुनपुन नदी है, ठीक है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड से निकलती है, ठीक है ना। और बिहार के औरंगाबाद जिले में ये प्रवेश करती है और पटना के समीप फतुहा में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी कि जीआई टैग नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए, ध्यान से सुनिए। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मगही पान को भी जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है।
कतरनी चावल को भी दिया जा चुका है, सिलाव खाजा को भी दिया जा चुका है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है उसको भी दिया जा चुका है, मिथिला मखाना को भी दिया जा चुका है, और एक मरचा चावल है, मिर्चा चावल पश्चिम चंपारण का, इसको भी जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है कि रूप में पंजीकृत नहीं है, तो ये कटनी नहीं है और आपका मुगा रेशम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक आंसर होगा, आपको इससे ध्यान नहीं रखना है, जिसको दिया जा चुका है वो मैंने आपको बताया है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कटनी चावल, अगर इसको हम कतरनी पढ़ेंगे ना तो कतरनी तो आ ही जाएगा, ठीक है, कतरनी तो आ ही जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे, और ये मुगा रेशम जो है ये कहाँ का है, तो मुगा रेशम आपको पता है कि ये असम का है, और इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, असम का है ये, ठीक है। चलिए कटनी धान है ये, जबकि कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो सोन नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है, ठीक है, और पटना के समीप ये गंगा में आकर के मिल जाती है। यह 4 राज्य से होकर के बहती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो यहाँ पर राइट आंसर अमरकंटक पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार राज्य में कल पूछा गया था कि गंगा की शायद लंबाई पूछा गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने जिले हैं, तो ये 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो ये जिला याद रखेंगे, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर भी है। बिहार का मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिले हैं, ठीक है। और बिहार में जो है सबसे लंबी अगर पूछा जाए कि गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ पर है, तो ये पटना में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। आ गया प्रश्न, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पटना में है, ठीक है ना, पटना में है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, उत्तर की ओर, बात समझ रहे हैं ना, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो देखिए उत्तर की ओर जो नदी प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर, ये नदी सोन नदी है, पुनपुन नदी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सोन नदी, पुनपुन नदी, ये उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी है जो कि गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर की ओर से सोन, पुनपुन कोई नहीं, ये सब दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तर की ओर से पूछा गया तो कोई इसमें से सही आंसर नहीं है। अगर उत्तर की ओर से पूछा है तो सोन और पुनपुन याद रखिएगा, ये सभी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया भी था, राइट आंसर कोसी नदी को हो जाएगा, और बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए। देखिए बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, ठीक है ना, ये 4 में आता है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले पड़ते हैं, तो ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा होगा, 12 जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। अब देखिए सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया में होता है, सबसे ज़्यादा गन्ना पश्चिम चंपारण में होता है। कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में। सबसे ज़्यादा धान और सबसे ज़्यादा गेहूं जो होता है ये रोहतास में होता है, दोनों के उत्पादन में रोहतास आगे है, याद रहेगा ना आपको। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर ये पूर्णिया होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो ये मिट्टी कौन सी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। इनको खादर मिट्टी भी कहा जाता है,
इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है, उसको बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। आपको पता है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में जो है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, इन सब नदियाँ हैं और प्रत्येक वर्ष इनके द्वारा जो बाढ़ आता है उनमें जो बहा कर लाई गई जो गाद होते हैं, मलबे होते हैं, उन्हीं के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो अभी मैंने आपको क्या करवाया था थोड़ी देर पहले, त्रिवेणी नहर ही तो पूछा था। ठीक है ना। तो ये गंडक पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमूर पठार और रोहतास, देखिए कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में पड़ता है। ठीक है ना, रोहतास और कैमूर जिले में। और कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए। ठीक है ना, चूना पत्थर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। भयंकर बाढ़ आता है उत्तर बिहार में, तो ये बाढ़ के लिए उत्तर बिहार फेमस है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये आपसे पूछा गया है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत। तो अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 था उसके अनुसार 7.84% है। कितना? 7.84% है। ठीक है, याद रखिएगा 7.84%, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 7.84 याद रखिएगा, क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन ये याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा जो जिला है ये आपका पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर जो है निम्नलिखित में से बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में जो है फ्रेंड्स ये कौन सा है? तो ये कटिहार है। ठीक है ना, कटिहार राइट आंसर होगा। और पटना जो है लगभग मध्य भाग में स्थित है बिहार का। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कई दफ़ा मैंने करवाया हुआ है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको पता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। ठीक है ना, और एक है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बेतिया में ही पड़ता है, पश्चिम चंपारण में ही। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? कल ही प्रश्न पूछा गया था। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। ठीक है, गौतम बुद्ध गया में। अच्छा, पंत अभ्यारण्य अगर पूछेगा, पंत अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंत अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंत अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये नालंदा में है। याद रखिएगा पंत नालंदा में है। ठीक है। अच्छा, एक गोगाबिल पक्षी विहार है, गोगाबिल कटिहार में है। ठीक है, एक कुशेश्वर पक्षी विहार है, ये दरभंगा में पड़ता है। और एक कांवर पक्षी विहार है या कांवर लेक है, ये बेगूसराय में पड़ता है। एक नागी नकटी डैम पक्षी विहार है, वो जमुई में पड़ता है। ठीक है, और एक सरयामन पक्षी विहार है जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, सरयामन, सरयामन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो मुंगेर में भीम बांध है। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध जो है अभी मैंने आपको बताया है कहाँ पर है, गया में है। चलिए, राजगीर नालंदा में है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? अच्छा, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। अभी वर्तमान की बात करते हैं। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए थे? झारखंड बनने के पश्चात ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो देखिए, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। और बिहार का 38वां जिला जो बना है, ये कौन सा जिला है? अरवल जिला बना है। ये अरवल जिला 38वां जिला बना था। कब बना था?
तो 2001 में जो है जहानाबाद को विभाजित करके अरवल बनाया गया था। तो यहाँ पर 37 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए जुलाई 2018 तक, ये आपको भटकाने के लिए दिया गया। बस इतना पढ़िए कि पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। सीमाबद्ध मतलब कितने जिलों से ये सटता है पटना जिला। तो पटना जिला जो है ये 9 जिलों से सटता है। उंगली पर काउंट करिएगा, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल से ये सटता है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है। अबरख का भंडार कहाँ पर है? तो देखिए अबरख का भंडार जो है फ्रेंड्स ये गया में है, जमुई में है, नवादा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गया दिया गया, नवादा भी याद रखिएगा और जमुई भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नवादा भी याद रखिएगा और जमुई भी याद रखिएगा, इनमें पाया जाता है ये। चलिए बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितने राज्य लगते हैं बिहार से? तो एक तो झारखंड अलग हुआ था, ये लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है और झारखंड लगता है। केवल 3 हैं, तो केवल 3 होगा ना बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, ठीक है ना। तो कितना होना चाहिए? केवल 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में तो 3 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो ये 3 हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल, तो देखिए ये आपको पता है कि कांवर लेक है, कांवर झील है, बेगूसराय में पड़ता है। अब देखिए नागिनक्टी को भी दिया जा चुका है, नागिनक्टी को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका है, ये जमुई में पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तेलहर कुंड बताइए। देखिए एक ककोलत जलप्रपात है, ये पड़ता है नवादा में, ठीक है, ककोलत नवादा में पड़ता है। और ये तेलहर कुंड पूछा गया है, तेलहर कुंड कहाँ पर पड़ता है? तो तेलहर कुंड जो पड़ता है ये कहाँ पर? कैमूर में पड़ता है, कैमूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। सिंपल सा बात है, गंगा नदी बीचों बीच से निकल रही है, तो आपको भी पता है कि अधिकांश क्षेत्र जो होगा ये आपकी किस मिट्टी से होगा? तो कछारी मिट्टी से, और इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा झील वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील, ऑक्सबो लेक जिसको कहा जाता है। तो ये गोखुर झील कांवर झील है, ठीक है ना। कांवर झील यहाँ पर दिया, कांवर झील दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए अनुपम झील दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपम झील कहाँ पर है, तब क्या आप जवाब दीजिएगा? अनुपम झील कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपम झील कहाँ पर है? घोघा झील अभी मैंने आपको बताया था कटिहार में है, अनुपम झील जो है ये कैमूर में है, अनुपम झील कैमूर में है। और कुशेश्वर झील कहाँ पर है? कुशेश्वर, तो कुशेश्वर दरभंगा में है, ठीक है, कांवर बेगूसराय में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना हुई थी? तो पहली बार चाय बागान की स्थापना जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? फटाफट आंसर बताइए। तो पहली बार चाय बागान की स्थापना किशनगंज में किया गया था, किशनगंज के ठाकुरगंज में किया गया था, किशनगंज के ठाकुरगंज में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र जो है ये बिहार के किस जिला में है? बताइए, सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र जो है ये किस जिला में है? तो फ्रेंड्स ये रोहतास में है, रोहतास आप याद रखिएगा, रोहतास शीर्ष पर है अभी भी। देखिए बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन, धान उत्पादन, गेहूं उत्पादन, जूट उत्पादन, मैंने बताया ना। तो गन्ना में पश्चिम चंपारण है, जूट में पूर्णिया है और धान और गेहूं में रोहतास है। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? अब आया यहाँ पर जनगणना से संबंधित प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात जो है ये आपका 935 है, ठीक है ना। अगर केवल लिंगानुपात पूछता, अगर केवल लिंगानुपात पूछता बिहार का लिंगानुपात कितना है, तब क्या जवाब देते आप? 921 है, लिंगानुपात 921 है, ठीक है ना। नहीं 918 है, माफ़ करेंगे 918 है, ठीक है ना। और शिशु लिंगानुपात 935 है, लिंगानुपात 918 है, ठीक है। चलिए ये सब आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स ये सारण मधौरा में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1904 में सारण मधौरा में। ठीक है ना, मधौरा राइट आंसर होगा। देखिए बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सेम प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, रेशम वस्त्र का उत्पादन यहाँ पर होता है। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। लोकसभा की कितनी सीट हैं, तो अभी 40 सीट हैं। ठीक है ना, ये देखिए पुराना प्रश्न है, जब झारखंड भी साथ में था तब का ये प्रश्न है। लेकिन अभी आपको याद रखना है लोकसभा की कितनी सीट हैं, 40 सीट हैं। ठीक है ना, 40 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीट है, 16 सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है, 243 सीट है। विधान परिषद की कितना है, 75 सीट है। चलिए, उसके बाद देखिए झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। बिहार विभाजित कब हुआ था, तो बिहार विभाजित हुआ था, डेट सहित अब आपको याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम बताइए, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्ति के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अभी भी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ पर मतलब मिला था, मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। तो जैन धर्म के जो महावीर जी हैं ना, ये आपको पता है कि इनको पावापुरी में हुआ था। पावापुरी, ठीक है ना, नालंदा से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है पावापुरी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पावापुरी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1632 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है। ये प्रश्न बार बार आजकल बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा है किसने, इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, सबसे पुराना चर्च कौन सा है। तो सबसे पुराना चर्च जो है ये पादरी की हवेली है, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1713 में हुआ था। ठीक है ना, 1713 में किया गया था। तो पादरी की हवेली, और इसको सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसको सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में सेंट मैरी चर्च दे दे। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी ने। कब किया था, तो 1929 में किया था इन्होंने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन जो है ये श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था 1923 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। ठीक है ना, और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला प्रश्न इसी पर है कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है गठन 1931 में किन्होंने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन है, तो जेम्स डेविड शिफ्टन है। ठीक है ना, ये आपके 1935 से 1937 तक ये राज्यपाल रहे थे। जब उड़ीसा अलग हो गया था उसके बाद भी ये राज्यपाल रहे थे सर कौन सा, डेविड शिफ्टन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए,
और उनके बाद मॉरिस गार्नियर हैलट बने थे, ठीक है ना, उनके बाद बने थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का, तो ये मोहम्मद यूनिस ने किया था, ठीक है ना। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, ठीक है। चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है ना। आपको याद भी होगा 1916 में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, अब 1947 की बात की जा रही है, तो स्वतंत्रता के बाद जो बिहार के राज्यपाल थे ये जयराम दास दौलत राम हैं, जयराम दास दौलत राम हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जयराम दास दौलत राम हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अभी वर्तमान में कौन है बिहार के राज्यपाल, जरा उनका नाम आप कमेंट करिए। देखिए बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स यह शहर जो है ये राजगीर है। कौन सा शहर है? ये राजगीर है, राजगीर है। 5 पहाड़ी का नाम मैं बता रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि ये पहाड़ी कहाँ पर है तो राजगीर आप बताइएगा। रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, ठीक है ना। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, ये गिरी शब्द जहाँ भी लगेगा राजगीर लगा दी। गिरी में गिर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना, गिरी गिर, तो रिलेट करिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है ना, और इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो याद रखिएगा जो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है ना, प्रश्न एग्जाम में बनेगा। चलिए और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में, 1858 में वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने करा भी है इसको, तो ये 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बिहार एक अलग राज्य बना था, उड़ीसा से अलग हुआ था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, तो पहली बैठक बुलाई गई थी 20 जनवरी 1913 को, 20 जनवरी 1913 को, तो यहाँ पर देखिए 1913 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए तो 243 टोटल सीट है, इसमें से अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट है, और अनुसूचित जनजाति अगर पूछेगा जनजाति के लिए कितनी सीट है, तो जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है यह 2006 में किया गया था, ठीक है ना, 2006 में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था, ठीक है ना, और यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था, ठीक है, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण जो सत्याग्रह था गांधी जी ने 1917 में किया था, और जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे, और इन्होंने चंपारण में जो नील कृषक थे, नील किसान थे, उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और इनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। अच्छा, चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, ठीक है ना, बतक मियाँ, इन्होंने ही बचाया था। ये प्रश्न शायद बिहार पुलिस में भी पूछा गया है शायद। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? देव में, औरंगाबाद में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने बिहार में कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था?
तो बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है, ठीक है ना। और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है। और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। सेम क्वेश्चन आ गया है, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार में अभी 9वीं बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, ये क्रम याद रखिएगा। और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं बिहार के नीतीश कुमार जी। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन बताइए, इंपॉर्टेंट है। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब, तो 1928 में हुआ था, ठीक है ना। 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ 1928 में। उसके बाद देखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है ये 10,40,99,452 है, ठीक है ना। और ये 8.58% एग्जैक्ट याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 8.6 मिल जाएगा तब आप लगाइएगा, लेकिन जब ये एग्जैक्ट आंकड़ा दिया रहे तब आप एग्जैक्ट लगाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है। तो देखिए बिहार में पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर और ओवरऑल साक्षरता दर, टोटल साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है, चाहे पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो, सब में रोहतास आगे है साक्षरता के मामले में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, न्यूनतम साक्षरता अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूनतम साक्षरता जो है ये पूर्णिया में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में है और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है, घनत्व जो है, जनघनत्व, ये शिवहर में पड़ता है। शिवहर में पड़ता है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम पूछेगा तो ये कैमूर में है। सबसे कम कहाँ पर है, कैमूर में, मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सब आप याद रखिएगा। अच्छा बिहार का जनघनत्व कितना है ये पूछा जाए, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है अपना बिहार, और बिहार में जनघनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है। तो अभी मैंने लिंगानुपात आपको बताया था कितना है, 918 लिंगानुपात है, ठीक है ना। लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, गोपालगंज में है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। कितना है गोपालगंज का, तो 1021 है, ठीक है ना। और सबसे अगर कम पूछेगा लिंगानुपात तो ये मुंगेर का है। मुंगेर का कितना है, तो 876 है मात्र, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर, गोपालगंज में। कितना, तो 1021। सबसे कम मुंगेर में। मुंगेर में कितना, तो 876। चलिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, ये प्रश्न बनेगा आपके पेपर में। बताइए कितने जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ टोटल जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले, तो अपना इधर से स्टार्ट करेंगे, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, 2 जिला हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा जिला नहीं सटेगा, पूर्णिया नेपाल से नहीं सटता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो एकमात्र नहीं है, 2 स्थल जो है, 2 स्थान जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। कौन कौन से हैं, तो एक तो महाबोधि विहार है और एक नालंदा में बौद्ध मठ है, ठीक है ना। एक कौन सा है, तो एक नालंदा महाविहार है या नालंदा बौद्ध मठ कहिए, नालंदा महाविहार ही उचित रहेगा। 2016 में इसको दिया गया था, ठीक है ना। और एक आपका कौन सा है, महाबोधि विहार है, इसको महाबोधि मंदिर 2002 में दिया गया था। तो ये 2 स्थल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप दोनों देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार जो है
यह वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये किस राज्य में है। तो बाढ़ तो आपको पता है बिहार में ही है, कांटी मुजफ्फरपुर में बिहार में पड़ता है, कांटी सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और बाढ़ जो है ये बिहार में पड़ता है, और बिहार में पूछा जाएगा किस जिला में, तो ये भी याद रखिएगा ये आपके पटना में पड़ता है। ठीक है ना, पटना में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है, शराबबंदी से। ठीक है ना, शराबबंदी से याद रखिएगा। चलिए, शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार संचालित किया जा रहा है। चलिए, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है? चूंकि उत्तर भारत का ये पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, ये कहाँ पर खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में खोला गया है। ठीक है ना, भागलपुर में खोला गया है, और ये भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। ठीक है। चलिए, उसके बाद चेन्नई में है, जयपुर में है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और ये चौथा है जो कि भागलपुर में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने किया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो शांति स्तूप ये राजगीर में है। कहाँ पर? राजगीर में है। राजगीर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछ लिया गया, ऑलरेडी बीपीएससी का प्रश्न है, तो ये हाजीपुर में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है ये कहाँ पर है? बताइए, कमिश्नर दफ्तर जो है ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका होगा पटना में है। कहाँ पर है कार्यालय? पटना में है। तो फ्रेंड्स ये लगभग 100 प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं, प्रश्न यहीं से बनेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।